हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हिंदी के उन प्रश्नों के बारे में जो कि रीड एग्ज़ाम 2011 से 2023 तक के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले रीड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो हमारी सीरीज़ है ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि 2011 से 2023 तक के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो खत्म नहीं हो जाते। आज का जो पार्ट 2 है उसमें हमारा पहला प्रश्न कैसा पूछा गया, यानी 51 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आ उपसर्ग है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि आ उपसर्ग किस में है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि आ उपसर्ग किस में है, आचरण में, अंतर्राष्ट्रीय में, अहिंसा में या अनुसार में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा में। आ उपसर्ग किस में है, अहिंसा में है। बाकी आचरण में कौन सा उपसर्ग आएगा, आ यानी बड़ा आ, और अंतरराष्ट्रीय में अंतर उपसर्ग होगा और अनुसार में हमारा अनु उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, अहिंसा, यानी आ उपसर्ग किस में है, अहिंसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका जीवन सुखमय हो अर्थभेद के आधार पर यहाँ किस प्रकार का वाक्य है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जीवन सुखमय हो अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। विधानवाचक है, संकेतार्थक है, इच्छावाचक या आज्ञावाचक। तो आपका जीवन सुखमय हो अर्थ के आधार पर वाक्य हो जाएगा हमारा इच्छावाचक, क्योंकि यहाँ पर इच्छा प्रकट की गई है कि आपका जीवन सुखमय हो, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी इच्छावाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। तो वहाँ प्रणाली हो जाएगी हमारी पाठ्यपुस्तक प्रणाली। कौन सी प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में क्या करता है, बच्चा पुस्तक के नियमों को पढ़ता है स्वयं और स्वयं समझता है, और शिक्षक जो रहता है वो सिर्फ एक बार बच्चों को समझाता है, बाकी बच्चे जो किताब के नियम है उसके अनुसार पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है, महिषी, विदुषी, ज्ञानी या विभूषी। तो विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा विदुषी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वचन बहुवचन का सही युग्म है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि एक वचन बहुवचन का सही युग्म कौन सा है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें एक वचन बहुवचन दिए गए हैं, उनमें से आपको जो सही ऑप्शन है उसको चुनना है। तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पुस्तक और पुस्तकें। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही युग्म नहीं है, और हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक एक वचन हो जाएगा और पुस्तकें बहुवचन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धत शब्द का सही अर्थ है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि उद्धत शब्द का सही अर्थ क्या है, अनुपम, व्याकुल, तैयार या परिश्रमी। तो उद्धत शब्द का सही अर्थ हो जाएगा हमारा तैयार। क्या हो जाएगा, तैयार, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्धत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि बड़े बड़े महात्मा हैं जो सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्धत रहते हैं, यानी कि तैयार रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें हो जाएगा हमारा सामान्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेषी या उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा समास है जिसके सामासिक पद में दोनों पदों में विशेषण विशेषी और उपमेय उपमान का संबंध हो। तो वह समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में जो रेखांकित पद है यानी साहस शब्द में कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक या गुणवाचक। तो डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, यानी साहस, साहस क्या बता रहा है, उसका गुण बता रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा विशेषण इसमें हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न जो चिन्ह दिए गए हैं इनमें से उद्धरण के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है।
A, B, C या D वाला। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। उद्धरण चिन्ह जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बाकी ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये कौन सा चिन्ह है, ये अर्धविराम है। और ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा हमारा योजक चिन्ह, जो द्विगु समास में द्वंद्व समास में अधिकतर यूज होता है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि शब्द का जो सही रूप है वो कौन सा है, तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा या तृष्णा। तो शब्द का जो सही रूप हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृष्णा। तृष्णा इसमें सही रूप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवित्री, कवि, कवियत्री या कवियत्री। तो जो कवि है उसका सही स्त्रीलिंग जो रूप है वो हमारा हो जाएगा कवियत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वहाँ क्या कहलाते हैं, संस्कृत शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द या देशज शब्द। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और जो बदलाव करके हिंदी में यूज किए जाते हैं जैसे संस्कृत के शब्द, उनको क्या कहते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। चलिए क्वेश्चन है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या तत्पुरुष समास। तो जब किसी समास पे दोनों शब्द प्रधान हो तो उस समास को कहते हैं द्वंद्व समास। इसके उदाहरण है राम सीता, माता पिता, राधे कृष्ण, ये इसके उदाहरण है। इसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द है। जी हाँ, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको शुद्ध शब्द को बताना है कि शुद्ध उज्ज्वल कौन सा लिखा गया है। तो हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा उज्ज्वल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उज्ज्वल में हमेशा दोनों जा आधे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुरक्त का विलोम शब्द है। जी हाँ, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है, आरक्त, विरक्त, निरक्त या आशक्त। तो अनुरक्त का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा विरक्त, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा समूह है जिसमें सभी शब्द तत्सम है, यानी संस्कृत के हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या हमारा, सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। सेकंड है काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर। और थर्ड है औष्ठ, किताब, रानी, चाकू। फोर्थ है हमारा निष्ठर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो वहाँ समूह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सभी शब्द क्या है, तत्सम है। सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द है। बाकी दूसरे ऑप्शन में हम अगर पढ़ेंगे तो काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, इसमें से एक हमारा जो घोड़ा है ये क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। और उसके बाद में औष्ठ, किताब, रानी, चाकू, इसमें से रानी हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। निष्ठर, चम्मच, हाथी, कार्य, इनमें से हमारा हाथी क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन ए है हमारा, उसमें चारों जो शब्द हैं वो क्या है, तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ कौन सा शब्द है जिसमें कु उपसर्ग नहीं है, कुरूप, कुशल, कुकर्म या कुचल। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा कुशल, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुशल क्या है, एक मूल शब्द है। बाकी कुरूप, कुकर्म, कुचाल, इन तीनों में क्या है, कु उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, पुजारिन, कठिन चिन्ह या मौन। तो इन प्रत्यय का शब्द हमारा प्रयोग हुआ है पुजारिन में। वो कैसे हुआ है, वो हुआ है पुजारी में इन प्रत्यय जोड़कर। बाकी कठिन चिन्ह, मौन, इनमें इन प्रत्यय नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि वह कौन सा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए। तो वह कौन सा समास होगा हमारा, कर्मधारय, द्वंद्व, अवयवी भाव या द्विगु समास। तो वह समास होगा हमारा द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है वहाँ संख्यावाचक होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, क्या है, दोपहर, यानी दो पहरों का समाहार, पंचतंत्र, और उसके बाद में अपना शताब्दी इसका उदाहरण हो जाएगा। तो शताब्दी यानी 100 सालों का समूह।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, सेवा, भाषा, प्रयोग या हिंदी। तो वह शब्द हो जाएगा हमारा प्रयोग। प्रयोग शब्द क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, यहाँ पुल्लिंग शब्द है। बाकी सेवा, भाषा, हिंदी ये तीनों स्त्रीलिंग में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन शब्द एक वचन है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक शब्द है जो एक वचन है? विचारों, भाषाओं, अक्षय और मनुष्यों। तो वह शब्द हो जाएगा हमारा अक्षय। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी विचारों, भाषाओं, मनुष्यों ये सभी क्या है? बहुवचन है। इनमें ओ प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीमत की बहुवचन है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि कीमत का बहुवचन क्या है? कीमती, कीमतों, कीमतों, कीमत। तो कीमती का बहुवचन हो जाएगा हमारा कीमतों। क्या हो जाएगा? कीमतों। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यम का बहुवचन है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि माध्यम का बहुवचन क्या है? मध्यमा, माध्यमिक, मध्यम या माध्यमों। तो माध्यम का बहुवचन हो जाएगा हमारा माध्यमों। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षय निधि का अर्थ है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि अक्षय निधि का क्या अर्थ है? बिना क्षय रोग, किसी का नाम, कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति या रोग रहित निधि। तो अक्षय निधि का अर्थ हो जाएगा हमारा कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में तत्सम शब्द है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? जमीन, शून्य, खुद या मजबूत। तो इनमें से तत्सम शब्द हो जाएगा हमारा शून्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और तत्सम से हमारा तात्पर्य यह है कि तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के जो के त्यों मतलब जैसे के जैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में विदेशी शब्द है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से विदेशी शब्द क्या है? पेड़, खंड, तालाब या खुद। तो इसमें विदेशी शब्द हो जाएगा हमारा खुद, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जमीन का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि जमीन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको जमीन का पर्यायवाची जो नहीं है उसे बताना है। पृथ्वी, धरती, विटप या धरणी। तो जमीन का पर्यायवाची नहीं होगा हमारा विटप, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी पृथ्वी, धरती, धरणी ये सभी क्या है? जमीन के पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवित का विलोम है। जी हाँ, यहाँ पे जीवित का आपसे विलोम पूछा गया है। तो जीवित का विलोम क्या होगा? अजीवंत, अस्थिर, अजीवित या मृत। तो जीवित का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा मृत, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? लोगों, पशुओं, सदस्यों या पीढ़ी। तो वह शब्द हो जाएगा हमारा पीढ़ी। क्या होगा? पीढ़ी शब्द में क्या है? प्रत्यय नहीं है। बाकी पशुओं, सदस्यों और लोगों इनमें क्या है? प्रत्यय है। पीढ़ी क्या है? एक मूल शब्द है। और प्रत्यय होते क्या है? तो प्रत्यय शब्द हमारा क्या 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन ए। और प्रत्यय अकर्मक शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। यानी कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? इनमें से पीढ़ी शब्द में प्रत्यय नहीं है, एक मूल शब्द है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वहाँ कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। शाम, रात, कलेवा या आंखें। तो वह शब्द हो जाएगा हमारा कलेवा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि कलेवा क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? सुबह का नाश्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या संदिग्ध भूत। तो कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में काल हो जाएगा हमारा सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से वहाँ कौन सा शब्द है जिसका बहुवचन नहीं बनता? घी, गीत, पर या सखी। तो वह शब्द हो जाएगा हमारा घी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि घी, पानी, दूध जो तरल पदार्थ हमारे होते हैं इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? जी हाँ, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से वहाँ कौन सा शब्द है जिसका लिंग नहीं बदलता? चाचा, छात्र, साइकिल या मामा। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा जिसका लिंग नहीं बदलता। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि साइकिल उभय लिंग में प्रयोग किया जाता है। बाकी चाचा, छात्र, मामा इनके लिंग परिवर्तित किए जा सकते हैं। चाचा का चाची हो जाएगा, छात्र का छात्रा हो जाएगा और मामा का मामी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? जी हाँ, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन को चुनना है कि वहाँ कौन सा शब्द है जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। दर्शन, मन, परौंठा या सितार। तो वहाँ शब्द हो जाएगा हमारा दर्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दर्शन का जो प्रयोग है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यहाँ वाक्य है। जी हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यहाँ किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है या विस्मयवाचक है? तो ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यहाँ वाक्य हो जाएगा हमारा इच्छावाचक वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि मेरा जो छोटा भाई है प्रशांत, वहाँ धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार क्या है? छोटा भाई धार्मिक पुस्तकें अधिक या मेरा भाई प्रशांत यह पढ़ता है। तो इसमें जो इस वाक्य में जो विधेय का विस्तार हो जाएगा वहाँ हो जाएगा हमारा धार्मिक पुस्तकें अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो वहाँ वाक्य हो जाएगा हमारा आज्ञार्थक वाक्य। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण के आधार पर आज्ञार्थक वाक्य हमारा उसका प्रकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदामा के तंदुल का अर्थ है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि सुदामा के तंदुल का क्या अर्थ है? गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट या बढ़ चढ़कर बातें करना। तो आंसर हो जाएगा हमारा सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या हो जाएगा? सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। साधारण काम में अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। तो खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ हो जाएगा हमारा पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश शब्द का पर्यायवाची है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि देश शब्द का पर्यायवाची क्या है? वासव, अटवी, सदन या राष्ट्र। तो देश शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र देश शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। और भी देश के जो पर्यायवाची है वो क्या क्या है? देश को हम राज्य बोल सकते हैं, प्रदेश बोल सकते हैं, मुल्क इसे हम बोल सकते हैं, वतन बोल सकते हैं और प्रांत बोल सकते हैं। और पर्यायवाची से हमारा तात्पर्य यहाँ है कि जिनके अर्थ समान हो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, या फिर जो अर्थ में समान हो वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तम का विलोम है। जी हाँ, यहाँ पे उत्तम का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? अगम, अधम, उच्च या अज्ञ। तो उत्तम का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा अधम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इनके अर्थ हम जान लेते हैं। उत्तम शब्द का अर्थ है सबसे अच्छा या श्रेष्ठ, और अधम शब्द का अर्थ क्या होता है? अधम शब्द का अर्थ होता है नीच या निकृष्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जी हाँ, यहाँ पे कहा गया है अपने हित के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है एक शब्द में? परोपकार, दूरदर्शी, स्वार्थ या अक्षम्य। तो अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा स्वार्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि विद्वेष शब्द में क्या उपसर्ग है? वी, विद या वा। तो विद्वेष शब्द में उपसर्ग हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी वी पे छोटी की मात्रा यहाँ पे आएगी और वी हमारा उपसर्ग राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि यथाशक्ति शब्द में समास का कौन सा प्रकार है, या फिर हम कह सकते हैं कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो यथाशक्ति शब्द में समास हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका समास विग्रह हम करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह हो जाएगा। और इसमें जो यथा है वो क्या है? एक अव्यय है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, यहाँ पे सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद चुनना है। तो सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा?
सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा हमारा शदाधन एव, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें संधि पूछे तो संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? वृद्धि संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, यहाँ पे विस शब्द का आपसे पर्यायवाची पूछा गया है कि विस शब्द का पर्यायवाची क्या है? वसु, अर्णव, उरग या गरल। तो विस शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा गरल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और पर्यायवाची शब्द के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पर्यायवाची शब्द से हमारा तात्पर्य यह है कि पर्यायवाची शब्द वह शब्द कहलाते हैं जिनके अर्थ समान हो या फिर जो अर्थ में समान हो, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरोधी शब्द का विलोम होगा। जी हाँ, यहाँ पे विरोधी शब्द का आपसे विलोम पूछा गया है, तो विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा? वाहक, अवरोधी, शत्रु या समर्थक। तो विरोधी शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा यानी उल्टा क्या हो जाएगा? समर्थक। विरोधी यानी होता है विरोध करने वाला, समर्थक यानी समर्थन देने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य शब्द है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य शब्द क्या है? अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो मनुष्य शब्द हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि यहाँ पूरी जाति का बोध कराता है। और इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराता हो वहाँ जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। और अगर यहाँ पे मनुष्यता हो जाता तो वहाँ उसके भाव का बोध कराता है, यानी उसे हम यहाँ पे उसका आंसर क्या होता? भाववाचक संज्ञा। अगर मनुष्यता यहाँ पे होता तो मनुष्यता शब्द क्या हो जाता? हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है अमूल्य का अर्थ है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि अमूल्य का अर्थ क्या है? जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका मूल्य बहुत कम हो, जिसका मूल्य लागत से अधिक हो या जिसका मूल्य ना आंका जा सके। तो अमूल्य का अर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसका मूल्य ना आंका जा सके। उसे हम बेशकीमती बोल सकते हैं, बहुमूल्य बोल सकते हैं, मूल्यवान उसे बोल सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो ये था हमारा हिंदी का पार्ट 2, और जिसमें हम आपके लिए लेकर आए थे 50 क्वेश्चंस जो यहीं पर ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।